हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल की मदद से 10वीं की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक को या फिर अपने दोस्तों में जो भी आपके दोस्त 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव्स में जो भी भाई बहन 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पढ़ाई पिछले 5 महीने से बंद है, ये छठा महीना भी अब समाप्त होने वाला है, उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, उन सभी तक आप अगर इनको शेयर करते हैं, उनको पहुंचाते हैं या फिर फिजिकली आप उनसे बात करके बताते हैं, तो मैं मानूंगा कि आपने बहुत कुछ नॉलेजपुर को दिया। हम लोग पिछले वीडियो में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ग्रामर में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वर्ब। ग्रामर में क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और इसका यह तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने नॉर्मली वर्ब के बारे में समझा, वर्ब क्या है उनको मैंने देखा कि इंग्लिश में वर्ब 2 प्रकार के, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। फिर वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा, वहाँ पे हमने क्या देखा, इंग्लिश वाक्य में यानी वाक्य में प्रयोग के आधार पर हमारा वर्ब 2 प्रकार का। अब यहाँ पे हो गया वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये पार्ट 2 में पढ़ा था हम लोगों ने, और ये उसका तीसरा पार्ट है। तो अब याद रखिएगा, मैंने आपको सेकेंड पार्ट में अंत में ये कहा था कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो किस सब का करते हैं? तो इज का हम करते हैं एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, नीड एंड डेयर। इन सभी का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और किस रूप में करते हैं? मेन वर्ब के रूप में। तो कैसे करते हैं एक बार देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही इज रेडी, ही इज रेडी। यहाँ पे जो इज है, ये इज क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। इज क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। क्यों कहलाया मेन वर्ब? पहले आप वर्ब क्लियर हो जाओ। वर्ब का मतलब ही यह है कि उसका रूपांतरण होगा। आपको जो मैंने सेकंड पार्ट में बताया कि एक होता है बेस फॉर्म, फिर उनका पास्ट फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर जाके आईएनजी फॉर्म, फिर एस फॉर्म, वो रूपांतरण हुआ ना सभी का। तो याद रखिए, जो भी वर्ड या फिर वर्ब आ रहा है जिसका रूपांतरण हो सकता है, अगर वह वाक्य में नहीं दिया हुआ है तो 90% जो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब भी बोलो आप, वो मेन वर्ब बन जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ, ही इज रेडी। रेडी का रूपांतरण नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ इज बचा। ही तो सब्जेक्ट ही था, तो इसीलिए इज जो है ये यहाँ पे क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। उसी प्रकार से देखिए सी इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पे जो इज है ना, इज अब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ पे गो आया है, गो से बना है गोइंग, तो इज कहला जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इज क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये गोइंग जो है, यानी ये गो से जो बना है, ये क्या कहला जाएगा? तो ये कहलाएगा मेन वर्ब। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर आपको वहाँ पे छांटने दिया जाएगा पिक आउट हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, तो वहाँ पे ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उनके बाद जैसे देखिए यहाँ पे है यू डिड दिस, यू डिड दिस। यहाँ पे जो ये डिड है ना, ये डिड यहाँ पे है क्या? मेन वर्ब। क्यों है ये मेन वर्ब? क्योंकि इनके साथ जो भी आया ना बच्चा, ये आया दिस। क्या हम दिस को किसी भी और एक्स्ट्रा वर्ड का प्रयोग, एक्स्ट्रा लेटर का प्रयोग करके क्या दिस का हम रूपांतरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दिस यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है या फिर ये वर्ब के फॉर्मेट का रूप नहीं है, ये हमारा डिड है, तो इसीलिए डिड यहाँ पे क्या कहला गया? मेन वर्ब। लेकिन इनके बाद जो एग्जाम्पल है, यू डिड नॉट डू दिस, आपने यह नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये डिड है ना, अब ये यहाँ पे डिड बन जाएगा क्या? डिड बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब।
क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे जो डू है ये बन जाएगा मेन वर्ब। तो ये कैसे हुआ, इनके बारे में मैंने देखिए कुछ लिख भी दिया है रिटेन में। अगर वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह मेन वर्ब है। अगर वाक्य में एक ही क्रिया हो, अगर वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ही इज़ रेडी, एक ही क्रिया है तो वो मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर देखिए यू डिड दिस, एक ही क्रिया है तो वह क्या क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा मेन वर्ब। उसके बाद मैंने क्या लिखा, अगर किसी वाक्य में दो या दो से ज़्यादा वर्ब हो, कितने, दो या दो से ज़्यादा वर्ब हो तो अंत में आने वाला मेन वर्ब होगा। अब देखिए इनका उदाहरण यहाँ पर भी है। यहाँ पे था यू डिड नॉट डू दिस, यू डिड नॉट डू दिस। अब बताइए इसमें क्या एक ही वर्ब है, तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो दो दो वर्ब है, डिड भी है और डू भी है। तो मैंने क्या लिखा, अगर किसी वाक्य में दो या दो से ज़्यादा वर्ब हो तो अंत में आने वाला मेन वर्ब, तो अंत में यहाँ पे डिड भी आ रहा है, वर्ब है, डू भी है, लेकिन अंत में कौन आ रहा है, डू आ रहा है, तो डू क्या कहलाया जाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, और डिड क्या हो जाएगा फिर तब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। उनके बाद देखिए आई हैव बीन राइटिंग। अब यहाँ पे देखिए हैव भी है, बीन भी है, तो अब बताइए इसमें से हैव क्या होगा, बीन क्या होगा। तो बीन बाद में आ रहा है तो हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बीन हो जाएगा मेन वर्ब। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उनकी उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले समझाया भी है, तो छोटा सा उनका ओवरव्यू लेते हैं। उनके बाद हमारा यह पूरा का पूरा वर्ब का जो चैप्टर है, यह चैप्टर ही हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो हमने यह पढ़ लिया आज के वीडियो में कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब के दो प्रकार थे, एक था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेकेंड वीडियो में। उसी के में हम लोगों ने थोड़े से रूल देखे कि कहाँ पे मेन वर्ब होगा, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। याद रखिएगा मेन वर्ब भी जो होता है, मेन वर्ब भी जो होता है इनके भी होते हैं दो फॉर्मेट। कितने फॉर्मेट, दो फॉर्मेट। कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए इनके बारे में मैं चाहूँ तो अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो की लंबाई हो जाएगी ज़्यादा और समझाने से उतना लाभ तो होगा ही, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे हमारा एक व्यक्तिगत वीडियो बना हुआ है, मतलब एक अलग से वीडियो है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाले वीडियो को देखिए, वहाँ पे आप इनके बारे में समझ जाओगे। और बाकी जो भी वर्ब में पढ़ने वाला या आपको समझाने वाला था वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने इनसे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है, इनका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप उनको देखिए। अब अगर आपको पूरा समझ में आ गया है, अगर आप सभी वीडियो को देखे हैं, तो इनमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज जो भी है, उस एक्सरसाइज में जो भी वहाँ पे आपको दिया गया है, एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत होने के बाद ही आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा आपको 20 से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना है। अगर आप 20 लोगों की भी मदद करते हैं तो वह एक बहुत ही बड़ा नंबर है और बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे। और ये पता ना, ये हमारा परिवार है। अगर हमारे परिवार में क्या होता है, अगर कोई भूखा रह जाता है तो हम उसको जाके जगाते हैं,
उनको खाने के लिए बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो यह भी एक परिवार है। स्टूडेंट का एक परिवार, स्टूडेंट टीचर का एक परिवार होता है। तो जिस स्टूडेंट को जानकारी नहीं है कि नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, तो उन तक आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उन तक यह बातें पहुंचाओ और उनको बोलो कि वो आके चैनल से जुड़े और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, ग्रामर के किस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, या फिर आप हमें सलाह सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर हमें शुरू करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।